सुनो, सब लोग सुनो। 7 बजने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। जो जहां है वहीं से सीधे अपने घर चला जाए। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई तमाशा नहीं है। खिड़की दरवाजे बंद करो और कोई भी बाहर मत रहना। 7 बजते ही जो बाहर मिला उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। गांव के मुखिया विक्रम सिंह परिहार अपने कमरे में बैठे घड़ी देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरा गई थी। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद आदमी गन्नू को फोन लगाया। गन्नू, सुन रहा है ना? तूने सबको बता दिया है या नहीं? हाँ मुखिया जी, हाँ, मैंने घंटी बजा दी है और चारों तरफ जाकर सबको मुनादी भी कर दी है। ज्यादातर लोग अपने घरों में जा चुके हैं। बस कुछ लोग हैं जो अभी भी बाहर दिख रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें भगा रहा हूँ। क्या मतलब कुछ लोग रह गए हैं? 7 बजने से पहले एक भी इंसान बाहर नहीं दिखना चाहिए, एक भी नहीं। तू समझ रहा है ना गन्नू? इस बार कोई लापरवाही नहीं चाहिए। समझ गया मुखिया जी, बिल्कुल समझ गया। अभी भेजता हूँ सबको, अभी। गन्नू ने फोन रखा और तेजी से गांव के आखिरी छोर की ओर भागा। वहां एक छोटे से मकान में मुखिया की बेटी पारुल अपने पिता के साथ थी। पारुल 17 साल की जिज्ञासु लड़की थी। उसने वही किया जो उसे रोज करने को कहा जाता था। पर्दे बंद किए, दरवाजे बंद किए और चूल्हे पर दिया जलाया। लेकिन आज उसके मन में सवाल और गहरे थे। पिताजी, मैंने हल्दी की लकीर दरवाजे पर बना दी है, ठीक वैसे ही जैसे आपने सिखाया था। और दिया भी जल रहा है, पर्दे भी बंद हैं। लेकिन पिताजी, मैं रोज ये सोचती हूँ और आज मुझे जवाब चाहिए। हम ये सब रोज क्यों करते हैं? ये हल्दी की लकीर, ये दिया, ये बंद पर्दे, आखिर हम किससे बचने की कोशिश कर रहे हैं? बिटिया पारुल, तू अब बड़ी हो गई है, इसलिए तुझे सच जानने का हक है। लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है, समझाया नहीं जा सकता। ये रस्में हमारी सुरक्षा के लिए हैं। ये हमें उन चीजों से बचाती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें देख सकते हैं। लेकिन पिताजी, कौन है वो? क्यों आते हैं? और सिर्फ 7 बजे ही क्यों? बेटा, कुछ सवालों के जवाब खतरनाक होते हैं। बस इतना याद रखना, 7 बजे के बाद कभी भी दरवाजा मत खोलना। चाहे बाहर कोई भी हो, चाहे कितनी भी प्यारी आवाज क्यों ना हो। नाम, चेहरा, आवाज, ये सब धोखा हो सकते हैं। वो इंसानी कमजोरियों को भुनाते हैं। गांव के दूसरे छोर पर चाय की दुकान अभी भी खुली थी। घंटी की आवाज वहां तक पहुंच चुकी थी, लेकिन एक आदमी था जिसे इसकी परवाह नहीं थी। कैलाश अपनी जिद के लिए पूरे गांव में बदनाम था। वो किसी की नहीं सुनता था, किसी नियम को नहीं मानता था। वो चाय की दुकान पर बैठा था, एक कप चाय के लिए जिद किए हुए। मीरा काकी, जो ये दुकान चलाती थी, बेचैन हो रही थी। अरे मीरा काकी, जरा एक कप चाय तो पिला देना, क्या हो जाएगा? इतनी क्या जल्दी मचा रखी है? अभी तो 7 बजने में 10 मिनट हैं। एक कप चाय पी लूंगा, फिर चला जाऊंगा। अरे बावले कैलाश, तू मेरा कहाँ मान ले, भाग गए यहाँ से जल्दी। 7 बजने वाले हैं, इस वक्त दुकान पर रुकना ठीक नहीं। तुझे पता है ना पिछले महीने ही क्या हुआ था हरिया को लेकर? हरिया? हाँ, पता है। वो शहर में रुक गया होगा या कहीं और चला गया होगा। ये सब डराने की कहानियां हैं काकी। मत मान बेटा, अपनी मर्जी है। लेकिन सुन ले मेरी बात, पिछले महीने हरिया अपने बेटे का इलाज करवाकर लौट रहा था। 7 बज रहे थे और वो रास्ते में था। अगली सुबह उसकी चप्पलें रास्ते में पड़ी मिली और कुछ नहीं, बस इतना। मेरी बात मान, अभी घर जा। घर पहुंचते ही दरवाजे पर हल्दी की लकीर बना लेना और एक दिया जरूर जला देना। यही तेरी सुरक्षा है। हाय राम, बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू ये सब मुझे क्यों सुना रही है? मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं घर जाऊंगा अपनी मर्जी से, और न हल्दी लगाऊंगा न दिया जलाऊंगा। देखूं कौन मेरा कुछ बिगाड़ता है। कैलाश ने मीरा काकी की बातों को अनसुना किया और शराब के नशे में डूबा अपने घर की ओर चल दिया।
वहां पहुंचकर उसने ना तो दरवाजे पर हल्दी की लकीर बनाई, ना ही कोई दिया जलाया। वो अंधेरे कमरे में बैठा अपनी बोतल से शराब पीता रहा। बाहर गांव गहरी खामोशी में डूब चुका था। हर घर की खिड़कियां बंद थीं, दरवाजों पर दियों की लौ कांप रही थी और हल्दी की पीली लकीरें अंधेरे में चमक रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, एक आवाज जिसे सुनकर कैलाश की रूह कांप उठी। कैलाश, कैलाश, सुन रहे हो? क्या तू मुझे पहचानता है? ये आवाज, ये तो मालती की आवाज है। लेकिन मालती तो 5 साल पहले मर चुकी है। ये कैसे हो सकता है? हाँ कैलाश, मैं ही हूं, तेरी मालती। मैं तुझसे मिलने आई हूं। 5 साल हो गए, मुझे तेरी बहुत याद आती है। दरवाजा खोल दे, बस एक बार मुझे देख ले। मैं यहाँ ठंड में कांप रही हूँ, अकेली। कैलाश के पांव अपने आप दरवाजे की ओर बढ़ गए। उसकी आंखों में 5 सालों का दर्द था, पत्नी की याद थी और उससे मिलने की तड़प थी। उसे डर नहीं लग रहा था, बस एक पागल सी उम्मीद थी कि शायद सच में वो लौट आई हो। लेकिन जैसे ही उसका हाथ दरवाजे के कुंडे पर गया, उसकी नजर अपने पैरों के पास पड़ी। वहां कोई हल्दी की लकीर नहीं थी, कोई दिया नहीं जल रहा था। मालती, तू सच में है? लेकिन मैंने तुझे जलाया था, मैंने तेरा अंतिम संस्कार किया था। तू कैसे? कैलाश, समय नहीं है, जल्दी खोल दरवाजा। मैं तुझे सब समझाती हूँ, बस एक बार दरवाजा खोल दे। मैं तेरी मालती हूँ, तेरी अपनी पत्नी। क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा और उम्मीद के बीच कैलाश ने दरवाजा खोल दिया और उसी पल जैसे अंधेरा जिंदा हो गया। दरवाजे की दरार से काला धुआं सा अंदर घुसा और फिर एक चीख, एक ऐसी चीख जिसने पूरे गांव की खामोशी को तोड़ दिया। चीख इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक कुत्ते भौंकने लगे और पक्षी डर के मारे उड़ गए। फिर सब कुछ शांत। उधर पारुल के घर में एक अलग ही सन्नाटा था। वो अपने कमरे में थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी, आखिर ये सब क्यों, किससे बचने के लिए? तभी उसकी खिड़की पर एक धीमी दस्तक हुई। टक 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 टक। उसकी सांसें थम गई। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गई और पर्दे में एक छोटा सा छेद करके बाहर झांका। चांद की रोशनी में उसे एक परछाई दिखी, एक स्त्री सफेद कपड़ों में, बिल्कुल उसकी मां की तरह। वही चेहरा, वही आंखें, वही बाल। पारुल को लगा जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया हो। वही मां जो महीनों पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी, वो अब उसकी खिड़की के बाहर खड़ी थी। पारुल, बेटा, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। बाहर बहुत ठंड है, बहुत अंधेरा है। मुझे अंदर आने दो। मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़प रही हूँ। माँ, सच में माँ, तुम वापस आ गई? मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, पिताजी ने भी बहुत कोशिश की। तुम कहाँ थी इतने दिन? हमें अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी? बेटा, बहुत कुछ हुआ, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। बस पहले दरवाजा खोलो। मुझे तुमसे लिपटना है, तुम्हें गले लगाना है। जल्दी करो बेटा, समय कम है। पारुल के पांव दरवाजे की ओर बढ़े। उसका दिल कह रहा था, ये तुम्हारी मां है, खोलो दरवाजा। लेकिन तभी उसके पिता के शब्द उसके कानों में गूंजे। 7 बजे के बाद कभी दरवाजा मत खोलना। नाम, चेहरा, आवाज, ये सब धोखा हो सकते हैं। उसके पांव रुक गए। माँ, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। पिताजी ने मना किया है। उन्होंने कहा था 7 बजे के बाद कोई इंसान नहीं होता बाहर। तुम सच में माँ हो? पारुल, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं? मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा। मैंने तुझे दूध पिलाया, मैंने तुझे पाला पोसा, और आज तू मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। माँ, प्लीज
मुझे माफ कर दो। मैं सुबह होने का इंतजार करूंगी। सुबह होते ही मैं दरवाजा खोल दूंगी, लेकिन अब नहीं। पिताजी ने कहा था, अगर तूने अभी दरवाजा नहीं खोला तो तुझे बहुत पछताना पड़ेगा पारुल, बहुत पछताना पड़ेगा। याद रखना, मैं तेरी माँ हूँ और मैं वापस आऊंगी। पार ने जल्दी से पर्दे बंद किए और अपने पिता के कमरे की ओर भागी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे से एक ठंडी सी आहट आई, मानो कोई गहरी सांस ले रहा हो, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह सूरज निकल चुका था। रात का डर अब रोशनी में बदल रहा था। विक्रम सिंह जब अपने कमरे से बाहर आए तो देखा कि पारुल पहले से ही बरामदे में बैठी थी। उसकी आंखों में रात भर की जागी हुई थकान थी, चेहरे पर डर के निशान थे। बेटा तू ठीक है? रात को नींद आई? पिताजी, कल रात कोई आया था, दरवाजे पर खड़ा था, बार बार दरवाजा खोलने को कह रहा था। मैंने नहीं खोला, लेकिन उसकी आवाज, उसका चेहरा, सब कुछ माँ जैसा था, बिल्कुल माँ जैसा। बिटिया, वो तुम्हारी माँ नहीं थी। जो तुमने देखा और सुना वो सिर्फ एक भ्रम था, एक धोखा। ये रात के खिलौने हैं, वो हमारी कमजोरियों को भुनाते हैं। लेकिन पिताजी, मुझे यकीन था कि वो माँ है। उनकी आवाज, उनका अंदाज, सब कुछ वैसा ही था। मेरा मन किया कि दरवाजा खोल दूं, लेकिन आपकी बात याद आ गई। शाबाश बेटा, तूने सही किया। तेरी समझदारी ने तुझे बचा लिया। लेकिन अब बातें काफी हैं। चल मेरे साथ चल। आज मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं, वो सच जो इस गांव की हर रात की वजह है। दोनों गांव की सीमा पार करते हुए एक पुराने कुएं के पास आकर रुक गए। वह कुआं इतना प्राचीन था कि उसे देखते ही एहसास हो जाता था, यह जगह साधारण नहीं है। उसकी टूटी हुई मुंडेर, काई जमी दीवारें और गहराई से उठती ठंडी हवा किसी छिपे खतरे की गवाही दे रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उस कुएं की अथाह गहराइयों में न जाने कितने अनकहे राज दफन हो। इतनी गहराई तक किसी इंसान की नजर पहुंचना लगभग असंभव था। बस उसमें झांकने भर से ही दिल में एक अनजाना डर और रहस्यमयी सिहरन जाग उठती थी। पिताजी, ये कुआं इतना डरावना क्यों लगता है? इसे देखते ही मेरा दिल कांप जाता है। पारुल बेटा, आज जो कुछ भी इस गांव में हो रहा है उसकी जड़ यही कुआं है। इसी कुएं में छिपा है वो राज जिसने हमारी रातें बर्बाद कर दी। कैसे पिताजी? क्या हुआ था यहाँ? लगभग 50 साल पहले की बात है। इस गांव में एक आदमी रहता था, बिरजू। वो जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था। बिरजू बहुत ईमानदार और सीधा साधा था। उसकी पत्नी थी मंगला और एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन जमींदार ने बिरजू से किसी की जमीन हड़पने में मदद करने को कहा, लेकिन बिरजू ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं गलत काम नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ पिताजी? जमींदार को इतना गुस्सा आया कि उसने पूरे गांव से बिरजू का पानी बंद करवा दिया। उसने गांव की नदी और कुएं पर कब्जा कर लिया और सभी गांव वालों से बिरजू को पानी देने के लिए मना कर दिया। गांव वाले डर गए। जमींदार से डरकर किसी ने बिरजू की मदद नहीं की। कोई एक घूंट पानी नहीं लाकर दिया। बिरजू भूख और प्यास से तड़पता रहा और कुछ ही दिनों में मर गया। हे भगवान, कितना बेरहम है वो जमींदार और गांव वाले। उन्होंने कुछ नहीं किया। डर ने उन्हें अंधा और बहरा बना दिया था। लेकिन बिरजू की पत्नी मंगला और उसका बच्चा जिंदा थे। बिरजू के मरने के बाद बच्चा बीमार पड़ गया। मंगला ने पूरे गांव से मदद मांगी, एक रोटी, एक कटोरी दूध, कुछ भी, लेकिन किसी ने नहीं दिया। डर के मारे सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। मंगला दर दर भटकती रही, लेकिन उसे एक टुकड़ा भी रोटी नहीं मिला। और बच्चा, वो बच्चा? हाँ बेटा, वो मासूम बच्चा भूख और बीमारी से तड़प तड़प कर मर गया और किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर मंगला ने क्या किया? दर्द, गुस्सा और निराशा से भरी मंगला ने पूरे गांव को श्राप दे दिया। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे पति को मरते देखा, मेरे बच्चे को तड़पते देखा और चुप रहे। तुमने इंसानियत को शर्मसार किया।
आज से हर शाम 7 बजे के बाद जो भी इस गांव में बाहर होगा वो मेरे पति और मेरे बच्चे की तरह तड़प तड़प कर मरेगा और उसकी आत्मा इसी कुएं में कैद हो जाएगी। ये कहकर मंगला अपने मरे हुए बच्चे को गोद ने लिए इसी कुएं में कूद गई। तो इसलिए 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं रहता? हाँ बेटा, तभी से 7 बजे के बाद जो भी इस गांव में बाहर रहा वो कभी वापस नहीं लौटा। उनकी आत्माएं यहां भटकती हैं इस कुएं के आसपास, और रात को वो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें धोखा देने की कोशिश करती हैं। इसी बीच गांव में हड़कंप मच गया। एक आदमी दौड़ता हुआ पारुल के घर आया। मुखिया जी, बड़ी बुरी खबर है। कैलाश आज सुबह से नहीं दिखा। उसका घर खुला पड़ा है और अंदर सब बिखरा पड़ा है। क्या? कैलाश? पर वो तो कल शाम मीरा की दुकान पर था। गन्नू ने उसे भगाया था। पिताजी, कैलाश चाचा ने कल ना हल्दी की लकीर बनाई थी, न दिया जलाया था। मैंने आपको बताया था। चलो वहां चले, जल्दी। विक्रम सिंह और पारुल तेजी से कैलाश के घर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर विक्रम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैलाश की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर के ऐसे निशान थे मानो उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। हे भगवान कैलाश, मैं कितनी बार समझाया था तुझे, तूने कभी किसी की बात नहीं सुनी। हमेशा अपनी जिद पर अड़ा रहा, घमंड में सबको बेवकूफ समझता रहा। एक लकीर, एक दिया, इतना भी नहीं कर पाया तू। तेरा अहंकार आज तुझे ले डूबा। उस रात विक्रम सिंह ने पारुल को अपने पास बैठाया और गंभीर स्वर में कहा, पारुल बेटा, अब हमें वही करना पड़ेगा जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। मुझे उस कुएं में उतरना पड़ेगा। क्या? पिताजी, आप पागल हो गए हैं? वो कुआं, वहां तो मंगला की आत्मा है, वो आपको मार डालेगी। नहीं बेटा, मैं वहां लड़ने नहीं जा रहा। मैं वहां माफी मांगने जा रहा हूं। हमारे पूर्वजों ने जो गलत किया उसकी माफी। कैलाश की आत्मा वहां फंसी है और शायद और भी कई आत्माएं। अगर हमें इस श्राप से मुक्ति चाहिए तो हमें मंगला को शांति देनी होगी। लेकिन पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको कुछ हो गया तो मैं अकेली क्या करूंगी? बेटा, डर से भागेंगे तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अब पीछे हटने का समय नहीं है। तुझे बाहर रहकर समय का ध्यान रखना है। ठीक 7 बजे के पहले मुझे बाहर निकालना होगा। उसी रात गांव के बाहर उस पुराने कुएं के पास विक्रम सिंह, पारुल और कुछ चुने हुए गांव वाले इकट्ठा हुए। घड़ी में शाम के ठीक 6:50 हो रहे थे। आसमान पूरी तरह काले बादलों से घिरा हुआ था, जैसे प्रकृति भी उन्हें रोकना चाहती हो। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो आसपास खड़े पेड़ों की पत्तियों को इस तरह हिला रही थी मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छूकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हो। कुएं के चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था और पूरा माहौल एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। सभी गांव वालों की नजरें एक साथ कुएं की अथाह गहराई पर टिकी हुई थी। ध्यान से सुनो, 7 बजने में ठीक 10 मिनट बाकी हैं। अगर इन 10 मिनटों में मैं ऊपर वापस नहीं आया तो बिना एक पल सोचे ये रस्सी काट देना। समझ गए? पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। नहीं पारुल, ये मेरा काम है। तुम्हारा काम बाहर रहकर समय का ध्यान रखना है। तुम मेरी बाहर की आंखें हो और अगर मैं नहीं आया तो रस्सी काट देना, ये आदेश है। ठीक है पिताजी, लेकिन संभल कर जाना। डरो मत बेटा, जो करना है आज ही करना होगा। अमर सिंह ने रस्सी थामी और धीरे धीरे कुएं की गहराइयों में उतरने लगे। यह कुआं सामान्य नहीं था। उसकी तली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नीचे सिर्फ स्याही जैसा अंधेरा पसरा था। जैसे जैसे वे और नीचे जाते गए, चारों तरफ से अजीब सी सरसराहट और अनजानी आवाजें उभरने लगी, मानो कुआं खुद अपनी कहानी फुसफुसा रहा हो। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी औरत के विलाप की आवाज,
लेकिन विक्रम सिंह ने एक पल के लिए भी कदम नहीं रोके। डर को पीछे छोड़ते हुए वो रस्सी के सहारे और नीचे उतरते चले गए। काफी देर बाद उनके पांव आखिरकार कुएं की तली से टकराए। वहां कोई पानी नहीं था, बस चारों ओर बिखरे पड़े थे पुराने सड़े गले कंकाल। मानो ये कुआं कभी कब्रगाह रहा हो, जहां अनगिनत जिंदगियां हमेशा के लिए दफना दी गई हों। विक्रम सिंह का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अंधेरे से एक आवाज आई। कौन है यहाँ आने की हिम्मत करने वाला? इतनी गहराई में आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं विक्रम सिंह हूं, इस गांव का मुखिया। मैं यहाँ माफी मांगने आया हूं। माफी? इतने सालों बाद माफी मांगने आए हो? ये कुआं पानी का नहीं, दर्द और बदले से भरा है। जो यहाँ उतरता है वो वापस नहीं जाता। अब तुम भी इस अंधेरे का हिस्सा बनोगे। मैं जानता हूं तुम मंगला हो, बिरजू की पत्नी। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अमानवीय था। तुम्हारे पति को प्यास से मरने दिया गया, तुम्हारा बच्चा भूख से तड़प तड़प कर मरा, और गांव वाले चुप रहे, डर के मारे। उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की। ये सच है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे याद दिलाने? मेरे दर्द को और गहरा करने? नहीं, मैं यहां उस गलती को सुधारने आया हूं। मैं उन लोगों की तरफ से माफी मांगने आया हूं जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। हो सकता है वे लोग अब इस दुनिया में ना हों, लेकिन उनके वंशज, हम उनके पापों का बोझ ढो रहे हैं। हर रात हम तुम्हारे श्राप के डर से जीते हैं। हमारे बच्चे डरे हुए बड़े हो रहे हैं। हमारी औरतें रात को रोती हैं। ये गांव अब सांस नहीं ले पा रहा। और तुम्हें लगता है एक माफी से सब ठीक हो जाएगा? जब मैं अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए दर दर भटक रही थी, तब किसी ने मेरी मदद नहीं की। जब मेरे पति प्यास से तड़प रहे थे, तब किसी ने एक घूंट पानी नहीं दिया। वो जमींदार जिसने ये सब किया, वो तो मर गया, लेकिन उसके साथ ही वो चुप रहने वाले, वो देखने वाले, वो सब जिंदा हैं। उनके बच्चे हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां हैं। हम वो गलती नहीं दोहराएंगे, मैं तुमसे वादा करता हूं। हम तुम्हारी कहानी याद रखेंगे। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। डर के आगे झुकना नहीं चाहिए। लेकिन आज इस श्राप को खत्म कर दो। कैलाश की आत्मा और उन सब की आत्माएं जो यहां फंसी हैं, उन्हें मुक्त कर दो। तुम सच कह रहे हो विक्रम सिंह। तुम्हारी आवाज में सच्चाई है। तुम डरे हुए हो, फिर भी यहाँ आए। 50 सालों में यह पहली बार है जब कोई इंसान मेरे दर्द को सुनने मेरे अंधेरे तक आया है। अब तक जो आए थे वो या तो डर के मारे चिल्लाते थे या घमंड में मुझसे लड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन तुमने घुटने टेक दिए। तुमने माफी मांगी। हर रात 7 बजे जो डर उतरता है इस गांव पर, वो मेरा बदला नहीं था, वो मेरी याद थी। मेरे पति की याद, मेरे बच्चे की याद, मेरे दर्द की याद। मैं चाहती थी कि ये गांव कभी न भूले कि उसने क्या गुनाह किया है। लेकिन आज लगता है याद को शांति मिल सकती है। जाओ विक्रम सिंह, जाओ, अपनी बेटी के पास वापस जाओ। ये श्राप आज खत्म होता है, लेकिन याद रखना, तुमने मुझसे वादा किया है, ये कहानी कभी नहीं भुलाई जाएगी। कुएं के बाहर पारुल बेचैनी से इंतजार कर रही थी। घड़ी में समय 6:58 दिखा रहा था। हर बीतता पल डर को और गहरा करता जा रहा था। पिताजी, जल्दी कीजिए, अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। आप सुन रहे हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा उसके पिता वापस नहीं आएंगे। लेकिन तभी रस्सी खींचो, जल्दी खींचो। पारो ने तुरंत रस्सी खींचनी शुरू कर दी। गांव वालों ने भी मदद की। ठीक 7 बजने से 10 सेकंड पहले विक्रम सिंह कुएं से बाहर आ गए। वे हाफ रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वे जिंदा थे।
उसी पल घड़ी ने 7 बजने का ऐलान किया, लेकिन इस बार कोई घंटी नहीं बजी, कोई अजीब आवाज नहीं आई, बस एक गहरी खामोशी थी। और फिर दूर से एक स्त्री के मुस्कुराने की हल्की सी आवाज आई, मानो किसी ने राहत की सांस ली हो। उस रात के बाद चंद्रकोट में सब कुछ बदल गया। 7 बजने के बाद अब कोई डर नहीं था। बच्चे शाम को खेलते, बाजार देर तक खुले रहते, औरतें बिना डरे चौपाल पर बैठकर बातें करती। श्राप टूट चुका था। कैलाश की आत्मा को शांति मिली और उन सब